मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अज्ञेयकृत शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक शेखर के चरित्र के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। शेखर के चरित्र की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न उठता है, क्या शेखर कोई विशिष्ट चरित्र है? चरित्र कैसा है, इसे जानने के लिए हम उपन्यास का प्रारंभ जिस तरह से किया है लेखक ने, थोड़ा सा हम उसकी ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें उसके चरित्र की विशेषताओं पर अनुमान लगाने में वक्त नहीं लगेगा। देखिए, हम उसी को यहाँ पर एक बार पढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी का प्रारंभ कुछ इस प्रकार से हुआ है। फांसी जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियाँ, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं या औजार असमर्थ थे, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी। मित्रों, इस प्रारंभ या प्रवेश की संवेदना और भाषा दोनों ही साधारण पाठक की पकड़ से बहुत बाहर है। इसमें कोई विरोध नहीं हो सकता, किंतु जो सुशिक्षित हैं, विचारक हैं, उनके लिए यह प्रवेश बहुत ही रोचक साबित होता है, क्योंकि यह उनके समक्ष वैचारिकता का एक नया किंतु गंभीर आयाम स्वतः ही प्रस्तुत कर देता है। मित्रों, शेखर एक जीवनी में वैचारिकता नहीं है, केवल वर्णनात्मकता है अथवा मनोवैज्ञानिकता है। यह प्रश्न उठ खड़ा होता है। मित्रों, यहाँ सुबोधता और सजीवता के कारण सामान्य पाठकों के लिए भी रोचकता है और हम कह सकते हैं कि शेखर एक जीवनी के कथा शिल्प में घटनाओं की कोई अन्विति नहीं है। सभी घटनाएं एक दूसरे से अविच्छिन्न और स्वतंत्र है। यदि ऊपरी तौर पर देखें तो उपन्यास की घटनाओं के क्रम को देखकर यह कथन हमें बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, किंतु जब हम वास्तविकता में प्रवेश करते हैं तो इस उपन्यास की घटनाओं की बाह्य अन्विति देना उपन्यासकार का वास्तव में उद्देश्य नहीं रहा है। इस उपन्यास की शैली में ऐसा स्वाभाविक रूप से संभव ही नहीं हो सकता था। इसका कारण यह है कि इस उपन्यास में सभी घटनाएं मन के एक अत्यंत आवेश और द्रुत गतिता के साथ स्मरण के द्वारा बीते हुए जीवन की अवलोकना के द्वारा अभिव्यक्त हुई है। मित्रों, जो घटना यहाँ घटित होने वाली है, जब शेखर ये सब कुछ सोच रहा है, तब शेखर को कुछ ही घंटों के पश्चात फांसी पर लटका दिया जाएगा। वह अपने अतीत के सब कुछ घटित होने वाली घटनाओं का स्मृति के माध्यम से यहाँ पर अवलोकन कर रहा है। उसके मन में बिना किसी क्रम के एक के बाद एक घटनाएं आती चली जाती हैं। उसके मन को इतना अवकाश ही नहीं है कि वह अपने अतीत को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर सके। मित्रों, यदि वह ऐसा करता तो निश्चित रूप से उपन्यास की जो सहजता थी और मनोवैज्ञानिकता थी वह रहती ही नहीं, समाप्त हो जाती। किंतु यदि इस दृष्टि से उसकी घटनाओं पर हम विचार करते हैं तो इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सकते हैं कि इस उपन्यास की घटनाओं को सहजता, मनोवैज्ञानिकता और वैचारिकता के धागे से उसी प्रकार पिरोया गया है जिस प्रकार एक सूत्र मणियों की माला में मणियों को बांधे रहता है। जिस प्रकार वे मणि पृथक पृथक दिखलाई देती है फिर भी एक सूत्र में आबद्ध होती है, उसी प्रकार इस उपन्यास की घटनाएं वैसे तो अलग अलग प्रतीत होती हैं, क्योंकि अलग अलग मानसिकता के सूत्र में बंधी हुई है। जब उपन्यासकार ये कहता है, मित्रों, जब मोतियों की माला टूट गई हो और बिखरे मोतियों को फिर एक बेतरतीब लड़ी में पिरो दिया जाए, तो उसका यह कथन जितना सटीक अपनी उलझी हुई स्मृतियों के लिए है, उतना ही इस उपन्यास की वस्तु विन्यास के लिए भी सही साबित होता है। इस संपूर्ण उपन्यास की कहानी में ऐसा ही वस्तु विन्यास अपेक्षित और स्वाभाविक हमें दिखलाई देता है। मित्रों, इस उपन्यास की कथा वस्तु की संभाव्यता पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। यह कथा वास्तव में भारतीय समाज के उस जीवन को हमारे सामने चित्रित करती है, ला खड़ा करती है, जब समूचा देश अपनी स्वतंत्रता के लिए पूर्ण शक्ति से, प्राणपण से संघर्ष कर रहा था। मित्रों, शेखर उस युग के उस युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो जन्म से ही विद्रोही भाव लेकर उत्पन्न होते हैं।
यही विद्रोही भावना उसे उसके पारिवारिक परिवेश से काटती भी है और वह विद्रोही बन जाता है। छोटी से छोटी समझी जाने वाली बात में भी वह विद्रोह कर बैठता है। यही विद्रोह आगे चलकर एक बड़े विद्रोह के रूप में हमारे समक्ष आता है। वह समाज, सत्ता, साहित्य सभी के प्रति विद्रोही बनता है और अंत में फांसी का दंड पाता है। उपन्यास में आए पात्रों में विद्याभूषण भी विद्रोही है, किंतु उसके विद्रोह का दायरा सीमित है। वह केवल राज्य विद्रोही है। बाबा मदन सिंह को देखें तो वह भी विद्रोही है, परंतु वह केवल राज्य विद्रोही है। किंतु इसके विद्रोह में जो वैचारिकता और संयम है वह न तो शेखर के विद्रोह में है और न विद्याभूषण के विद्रोह में है। बाबा मदन सिंह के विद्रोह भावना जीवन के गहन अनुभवों और गंभीर विचारों से युक्त है। शेखर के पिता हरिदत्त हैं और माँ उस भारतीय परिवार के प्रतिनिधि हैं जिनमें बेमेल वृत्तियों में बच्चे केवल उत्पन्न ही नहीं होते वरन पलते और बड़े भी हो जाते हैं। ये बच्चे पारिवारिक संस्कारों को ग्रहण करके तो साधारण आदमी बन जाते हैं या फिर विद्रोह करके असाधारण हो जाते हैं। राशि उपन्यास में आए ऐसा पात्र है जो उस निर्देश अथवा उदार वधु की प्रतिमूर्ति है जो विचारों की संकीर्णता की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देने के लिए बाध्य हो जाती है। इसी प्रकार यदि और पात्रों को हम देखते हैं तो उनमें सामाजिक आडंबर, जेल की यातनाएं, क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन आदि सभी तत्व इस तरह के तत्व हैं जो नितांत यथार्थवादी हैं और जिनमें शेखर का एक पूरा युग, संपूर्ण युग अपने पूर्ण एवं प्रखर स्वर में बोलता है। जहाँ शासकीय और सामाजिक मुक्ति के लिए इतना प्रचंड विद्रोह हो रहा हो, वहाँ मणिका जैसी भोगवादी युवती का होना भी असंभव नहीं हो सकता। इसीलिए लेखक ने उसकी भी यहाँ सृष्टि की है, जो अपने राष्ट्रीय परिवेश से कटकर बिल्कुल आत्मकेंद्रित बनी हुई है। मित्रों, हमारा कहने का जो उद्देश्य है वह यह है कि शेखर एक जीवनी की सभी घटनाएं संभाव्य है। इसके सभी पात्र यथार्थ के धरातल पर प्रतिष्ठित हैं और इन सभी का औपन्यासिकता का भव्य आवरण है। अतः हम ये कह सकते हैं कि शेखर एक जीवनी का कथाशिल्प औपन्यासिक परंपराओं से मुक्त है और यह मुक्ति ही उसकी शक्ति तथा सफलता भी है। यह अपने पाठकों को वैचारिक स्तर पर प्रबुद्ध करती है, रोचकता के स्तर पर उसके हृदय को गुदगुदाती है, संभाव्यता के स्तर पर उनमें उसके अस्तित्व का एहसास कराती है और प्रभाव के स्तर पर उनमें अपार प्रभाव का आधान करती है। यह शिल्प अपनी सारी सामर्थ्यों में से संपृक्त है तथा औपन्यासिक क्षेत्र में संवेदना और शिल्प का एक क्रांतिकारी दूत है। मित्रों, जब हम शेखर के चरित्र को इस आधार पर देखते हैं तो शेखर एक व्यक्ति प्रधान पात्र है जो इस उपन्यास का नायक है। इस पात्र का चरित्र अत्यंत गतिशील है और अपनी इसी गतिशीलता के द्वारा वह अपने जीवन पर्यंत स्वातंत्र्य की खोज में हमें भटकता हुआ नजर आता है। यदि हम बचपन से ही शेखर के चरित्र को देखें तो बचपन से ही शेखर एक अत्यंत स्वच्छंद और असीम जिज्ञासु बालक के रूप में हमारे सामने आता है। अहम उसके व्यक्तित्व का एक प्रमुख आधार है। जब भी उसके अहम को ठेस पहुंचती है वह विद्रोह कर उठता है। लेटर बॉक्स पर से डाकिये के द्वारा उतार दिए जाने पर वह आक्रोश में भर जाता है और डाकिये का पैर कूद कर कुचल देता है। माँ के द्वारा अपने प्रति अविश्वास का भाव प्रकट किए जाने पर वह घर से भाग जाता है और निकलकर चला जाता है। अनेक बार पिता हरिदत्त के द्वारा उसे कड़ी पिटाई मिलती है, किंतु किसी भी मूल्य पर वह स्वीकार नहीं पाता कि वह अपने अहम के आहत होने पर भी शांत रहे। विद्रोह उसका खुलकर प्रकट हो जाता है। उसके प्रति अपना विद्रोह और आक्रोश व्यक्त न करे ऐसा वह सोच भी नहीं सकता। युवा होने पर भी उसकी यही भावना उसे सक्रिय विद्रोही बना देती है और सामाजिक तथा साहित्यिक रूढ़ियों के प्रति ही नहीं वरन स्वयं अपने प्रति भी वह निरंतर विद्रोह करता रहता है।
अंत में विद्रोह उसके लिए एक गंभीर दर्शन बन जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति वह इस प्रकार करने लगता है। हम शब्द लिखते हैं यहाँ पर, मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य, जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात प्रतिघातों से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है। मैं नहीं मानता कि देव कुछ हैं, क्योंकि हम में कोई विवशता, कोई बाध्यता है तो वह बाहरी नहीं भीतरी है, हमारी अपनी है। उसके पक्के होने के लिए भले ही बाहरी निमित्त हो, उसे हम व्यक्तिगत नियति कह सकते हैं। मित्रों, इसीलिए शेखर एक जीवनी मूलतः एक प्रखर और प्रशांत विद्रोही का ही आख्यान है। इसका नायक शेखर अपनी सभी सीमाओं में, अपनी सभी उपलब्धियों में प्रखर और प्रशांत विद्रोही के रूप में हमारे सामने आता है। शेखर के जीवन की एक और विशेषता यहाँ पर जो बहुत बड़ी विशेषता के रूप में उभर कर सामने आती है, वह है जिज्ञासा भावना। शेखर के अंदर जिज्ञासा भावना जितनी स्वाभाविक है उतनी ही असीम भी है। वह प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक घटना को जिज्ञासा भाव से देखता है। जिज्ञासु होकर उसमें बैठता है और संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, परंतु प्रवेश अवश्य करता है। उसमें यह भावना बचपन से ही अपनी संपूर्णता के साथ परिव्याप्त है। हर परिवेश, हर घटना उसके मन में कोई न कोई जिज्ञासा उत्पन्न कर देती है और यही जिज्ञासाएं आगे चलकर उसे एक विचारक बना देती है। अशांत, उद्धत, प्रशांत और गंभीर विचारक। वह प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना के मूल में प्रवेश करता है, कुछ निष्कर्ष निकालता है और उन निष्कर्षों को स्वच्छंदतापूर्वक क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। उसकी यह स्वच्छंदता उसके सामने आने वाले हर क्षेत्र में हमें दिखलाई देती है, परिलक्षित होती है। यहाँ तक कि काम भावना के क्षेत्र में भी वह इस भावनाओं को जानने बूझने का प्रयत्न करता है और इसे बंधनहीन होकर स्वाभाविक रूप से ही ग्रहण करता है, आचरित करता है। यहाँ भी वह एक जिज्ञासु और निर्बाध पात्र के रूप में ही उदित होता है, जो कहीं कहीं सामाजिक मान्यताओं की दृष्टि में विवादास्पद भले ही बन जाता है। शेखर का व्यक्तित्व उसकी निजी व्यक्तित्व है, अतः वह व्यक्ति प्रधान किंतु प्रगतिशील पात्र है। उसका आख्यान भी उसका अपना ही है, परंतु वह इतना निजी भी नहीं है मित्रों कि इसे इसकी ही व्यक्तिगत सीमाओं में आबद्ध कर दिया जाए। शेखर का संश्लिष्ट चरित्र एक ऐसे बालक और युवक के चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वभावतः स्वतंत्रताकामी है और स्वातंत्र्य खोज जिसके जीवन का अभिन्नतम आदर्श है। मित्रों, एक लेखक के रूप में भी शेखर का विद्रोही रूप पर्याप्त मुखरित होता है। वह लेखन कार्य को उस पर पूर्णतः निर्भर रहने के बावजूद भी अपनी जीविका का साधन नहीं बनाता। वह ऐसा कुछ लिखना चाहता है जो सर्वांगतः परंपरा मुक्त हो, जिसमें सामाजिक परंपराओं को तोड़ने की दृढ़ शक्ति हो। हमारा समाज इसी विद्रोही भाव की परिणति है। यह बात दूसरी है कि अपनी विपन्नता के कारण वह इसमें यथोचित सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, किंतु एक बात यहाँ निश्चित है कि अपने लेखन कार्य के प्रति वह ईमानदार अनुभूति जहाँ उसे उसके उद्देश्य के प्रति अधिक जागरूक बना देती है, वहाँ उसमें प्रशांत और ठंडे विद्रोह की भावना भी उत्पन्न करती है। प्रशांत विद्रोही शेखर इसी अनुभूति से अनुप्राणित होकर विद्रोह का क्रांति का एक महांतर व्यक्ति पक्ष मानते हुए भी उसे आंदोलित करने की शक्ति बाहर खोजने के लिए अग्रसर होता है। वह यह अनुभव करता है कि विद्रोह उसकी प्राण शक्ति है जो शनै शनै अंतर्मुखी होती जा रही है। मित्रों, विद्रोही और क्रांतिकारी शेखर के व्यक्तित्व का एक और प्रमुख पक्ष हमारे सामने आता है और वह पक्ष है वेदना अनुभूति। शेखर की जीवनी का प्रारंभ इसी अनुभूति से होता है। उसे सबसे पहले दुख का औदात्य तथा
तब होता है जब वह अपनी मौसी के घर परीक्षार्थी के रूप में ठहरा हुआ है। वह मौसी के दुख से द्रवित हो उठता है। शेखर के मन में वेदना दर्शन की एक विशिष्ट स्थिति यहाँ बन जाती है। वेदना का ये दर्शन भी शेखर के विद्रोह भाव को, क्रांतिकारिता को और अधिक प्रज्वलित करता है, संयत और सहिष्णु भी बनाता है। इसीलिए वह पग पग पर आई हुई विपत्ति का धैर्यपूर्वक कर्मठता से सामना करता जाता है तथा अपने विद्रोही स्वभाव को मांझता भी चलता है। आखिरकार शेखर सक्रिय विद्रोह तथा क्रांतिकारी बन जाता है। अज्ञेय के शब्दों में यदि यहाँ कहें तो वह भरता है तो एक स्वतंत्र और संपूर्ण मानव बनकर यूं उसे फांसी होती है ऐसे अपराध के लिए जो उसने नहीं किया है। संभवतः उसका अपराध उसका प्रखर और प्रशांत विद्रोही होना ही है। मित्रों, इन सब विशेषताओं के होते हुए भी शेखर एक मानव है, मनुष्यता की सीमाओं में आबद्ध है, यदा कदा विवश मनुष्य भी है। मानव संभवतः अच्छाइयों और बुराइयों का पुंज है, फिर भी वह आदर्श है, प्रभावशाली है और मानव का सहज संभाव्य प्रतिरूप है। यदि हम अज्ञेय के शब्दों का ही प्रयोग करें तो शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता से संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह अच्छा संगी नहीं भी हो सकता, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रति भाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कौन जाने आज के युग में जब हम आप सभी संश्लिष्ट चरित्र हैं, तब आप पाएं कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार। धन्यवाद मित्रों।